देखिए, प्राइवेट स्कूलों ने जैसे ठान ही लिया है कि वे शिक्षा का मंदिर नहीं, शिक्षा के नाम पर दुकान ही चलाएंगे। मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में मनमानी पर सख्ती क्या की गई, स्कूल वालों ने छुट्टी ही कर दी। हालांकि दबाव बढ़ा तो नर्मदापुरम के प्राइवेट स्कूल वालों ने आज से अपने स्कूल जरूर खोल दिए हैं, लेकिन जिस तरह से कल स्कूल बंद रखे गए उसने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे और इस हालात के लिए जिम्मेदार लोगों पर भी बातचीत करेंगे। आप भी इस चर्चा में जरूर शामिल होइएगा, क्योंकि बोलने से ही चीजें बदलेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। इस पर कॉल करके आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं और साथ ही साथ आपकी राय भी आप यहां पर रख सकते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में हमने देखा कि प्राइवेट स्कूल जिस तरीके से मनमानी तरीके से फीस वसूल रहे हैं और उसके बाद सख्ती की गई। ये कहा गया कि जो प्राइवेट स्कूल हैं जिन्होंने फीस वसूली है नियम के विरुद्ध, वो फीस को वापस लौटाएं। उसके बाद हमने देखा कि जो स्कूल थे उन्होंने स्कूल पर ताले ही जड़ दिए। हालांकि देखिए, दबाव बनाया गया, उसके बाद स्कूल के ताले जरूर खुले हैं, लेकिन इसमें कई सवाल भी खड़े होते हैं। और ये जो 7 सवाल इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एनडीटीवी इन सवालों को उठा रहा है और इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश इसमें हम करेंगे। नर्मदापुरम में फीस वृद्धि के बाद अभिभावकों में आक्रोश है। वहीं निजी स्कूलों ने कल हड़ताल की थी, जो कि देर शाम कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद समाप्त हो गई। वहीं हमारे साथ कुछ अभिभावक भी साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि फीस वृद्धि से कितनी परेशानी होती है। आप आगे आइए। क्या नाम है? मेरा नाम वर्षा कतिया है, मैं यहीं रहती हूँ। मेरा बच्चा पढ़ता है यहीं पे और प्राइवेट स्कूल में। तो बहुत महंगी फीस है सर यहाँ पे, मतलब फीस में मतलब इतनी तो कमाई नहीं है, उससे ज़्यादा फीस है। तो कहाँ से क्या करेंगे सर, बताइए आप। तो ये एक माँ है जिनका कहना है, और भी माँ यहाँ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। फीस वृद्धि को लेके परेशानी है? हाँ सर, है ना, सही है। इतनी महंगाई है, इतना परीक्षा फीस है, सब कुछ है, तो इसमें हम क्या करेंगे? सही बात है ना, गरीब आदमी है, रोज लाते रोज खाते, फिर क्या करेंगे? कैसे फीस देंगे, कैसे किताब कापी लेंगे? हमारे घर का खर्च चलाएंगे कि बच्चों की किताब कापी लेंगे? परेशानी होती है इससे। आप भी एक अभिभावक हैं, यहाँ माँ हमारे साथ मौजूद हैं, आगे आइए थोड़े। क्या परेशानी होती है, किस तरह से? स्कूल के बैग का वजन बहुत ज्यादा है, जो बच्चों के वजन से ज्यादा लगता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, उन लोग को चक्कर आ जाते हैं और अपना वजन 3 मंजिल चढ़ना है, उतरना है, तो उसमें बहुत परेशानी होती है। डर लगता है कि बच्चे गिर ना जाएं पुस्तकों के बैगों के वजन से। फीस भी ज़्यादा लगती है और पेनल्टी भी लगती है फीस यदि मंथली जमा नहीं करते, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये वो माँ है जिनका कहना है कि इनके बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, वहीं फीस वृद्धि के साथ अन्य समस्याएं भी इनके सामने हैं, जो कि इन्हें रोज उनसे रूबरू होना पड़ता है। संजय दुबे, नर्मदापुरम, एनडीटीवी। अब वो हड़ताल चूंकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने की है, तो वो बताएंगे। अभी जो समझ में आ रहा है वो ये है कि वो शासन से और यहाँ भी जिलाधिकारियों से बात करेंगे, सीओ साहब, कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और चर्चा शीघ्र ही होगी और इसके बाद हड़ताल वापस हो जाएगी। माननीय मंत्री जी ने भी निर्देशित किया है कि ये बच्चों के भविष्य के गढ़ने का काम करते हैं, तो बैठकर समस्याओं को हल करें, हड़ताल ना करें। तो हम उनको बुलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जो भी वाजिब मांगे हैं उनको ऊपर और भेजा जाएगा। मुझे लगता है कि स्कूल संचालक देश की व्यवस्था का सबसे जिम्मेदार आदमी होता है। वो अगर हड़ताल पर जाने का गैर जिम्मेदार निर्णय करेगा तो इसके परिणाम भी ठीक नहीं होंगे। मेरा उनसे आग्रह है कि आपको कोई किसी किस्म की समस्या है, उसका निराकरण बातचीत से हो सकता है। आप इस देश के नौनिहालों के भविष्य को गढ़ने का काम करने वाले व्यक्ति हैं। अगर आप उनके भविष्य को गढ़ने की प्रक्रिया में व्यवधान पैदा करेंगे, ये उचित नहीं है। उनको सहयोग करना चाहिए। किसी किस्म की अगर कोई विसंगति है तो आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, उनको आके बातचीत करना चाहिए। हम लोग हर पोर्टल पे काम कर रहे हैं, सारी जो चीजें ध्यान में आ रही हैं उनका निराकरण हम कर रहे हैं। उनकी जो दिक्कतें हैं ध्यान में आएंगी, सरकार उनका भी निराकरण करेगी। लेकिन हड़ताल
खासकर के स्कूल एजुकेशन में छोटे बच्चों के जो शिक्षा ज्ञान देने का हम काम करते हैं, उस व्यवस्था में हड़ताल कतई स्वीकार योग्य नहीं। और इसी पर चर्चा की शुरुआत करते मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, परिचय करवा देते। कमल विश्वकर्मा जी जुड़ गए जो कि अध्यक्ष है एमपी पेरेंट्स एसोसिएशन के। डॉक्टर आशीष चटर्जी जुड़ गए हैं जो कि एसओपीएस के अध्यक्ष हैं। रविशंकर राजपूत जी भी हमारे साथ जुड़े जो कि प्रिंसिपल हैं एमपीएमएचएस स्कूल के। राजीव कुमार जी जुड़ गए हैं जो कि शिक्षाविद हैं। और एक एक करके आप सभी के पास आऊंगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सबसे पहले हम कमल जी के पास चलते हैं। कमल जी, देखिए, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो देखिए, दबाव में आकर स्कूल के ताले तो खोल दिए गए, स्कूल काम पर भी लौटे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मनमानी से बाज आएंगे स्कूल? इसके लिए आखिर किया क्या जाए? कमल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो चलिए, कमल जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। और डॉक्टर आशीष जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। आशीष जी, आपसे मेरा ये सवाल था कि स्कूलों को जो आज के समय में देखा जाए बिजनेस सेंटर में तब्दील कर दिया गया है, ये कितना सही है? क्योंकि देखिए, स्कूलों की बात की जाए शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन आज के समय में देखें तो शिक्षा के मंदिर को शिक्षा के नाम पर दुकान यहाँ पर चलाई जा रही है। आशीष जी, देखिए, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। हर तरह के स्कूल हैं, विभिन्न फीस ब्रैकेट के स्कूल हैं। सरकारी स्कूल जो है वो निःशुल्क रूप से विद्यालय में शिक्षा दे रहे हैं और जो निजी स्कूल हैं वो फीस देकर के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। अलग अलग फीस ब्रैकेट के स्कूल हैं जो पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं और वो अपनी अपनी तरह से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। उस स्कूल में पढ़ाने वाला जो पालक है इस बात को समझता है कि स्कूलों को खर्चे होते हैं, इसलिए वो फीस भी देता है और अपने बच्चे को पढ़ा करके उनके भविष्य निर्माण के लिए स्कूलों के प्रति सम्मान का भाव भी रखता है। तो इसलिए ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि स्कूल जो है वो शिक्षा का मंदिर नहीं है। शिक्षा का मंदिर है और पहले भी थे और आज के बाद भी हमेशा बने रहेंगे। ये आरोप आपका थोड़ा सा गलत लगता है, मिथ्या लगता है। चलिए सर, ये जो शिक्षा के मंदिर को लेकर ये आरोप हमारा नहीं है। अगर बात की जाए तो ऐसी चर्चा भी होती है और जो परिजन है उनका इस तरीके का आरोप भी होता है कि इस तरह की चीजें होती हैं कि स्कूल ड्रेस को लेकर देखा जाए, फीस को लेकर देखा जाए, किताबों को लेकर देखा जाए। ऐसे हमने कई मामले भी देखे। खैर, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी आशीष जी। रविशंकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए जो कि प्रिंसिपल है। सर देखिए, पेरेंट्स जिस तरीके से स्कूल में फीस बढ़ाई जा रही है उसको लेकर जो पेरेंट्स है वो परेशान है, उनके भी तमाम तरह के आरोप है। अब सवाल ये भी है कि देखिए, जब नियम बनाए गए हैं फीस को लेकर तो आखिर स्कूल वाले इस नियम की अनदेखी क्यों करते हैं? फीस आखिर क्यों बढ़ा दी जाती है? रविशंकर जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो चलिए, सर तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजीव कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि शिक्षाविद है। सर, इस पूरे मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि स्कूल जो है अब बिजनेस सेंटर में इन्हें तब्दील कर दिया गया, आखिर क्या ऐसा हो गया कि ये बिजनेस में अब ज्यादा दिखाई दे रहा है? स्कूल शिक्षा का मंदिर है, सरस्वती के मंदिर के रूप में इसको पूजा जाता है। विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ लगातार डाला जा रहा है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। नैतिकता के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। जो स्कूल के संचालक हैं उनको स्कूलों का व्यवसायीकरण नहीं करना चाहिए। जब सरकार ने फीस नियामक आयोग बना रखा है, सुविधाओं के लिए 10% प्रतिवर्ष के आधार पर फीस बढ़ाने का प्रावधान है, तो फिर अतिरिक्त एकदम फीस बढ़ाकर क्यों विद्यार्थियों पर लोड दिया जाता है? इसका एक कारण कहीं ना कहीं देखने में आता है कि कंपटीशन का एक अभाव है, प्रतिस्पर्धा का अभाव है। सरकारी स्कूल वो कुछ नहीं दे पा रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल देने का प्रयास कर रहे हैं। पर यह भी सही है कि प्राइवेट स्कूल सुविधा जितनी दे रहे हैं उसके अनुपात में फीस बढ़ाना और फीस बढ़ाने का एक रेशो भी बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो अनुपात के अधीन होना चाहिए। फीस एक मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा ये जो हम एक देखते हैं कि हर वर्ष यही सब समस्याएं सालों से सामने आ रही है। फीस नियामक आयोग बनाया तो उस पर सख्ती क्यों नहीं की जा रही है? विद्यार्थियों को किताबें लेने के लिए कहीं एक ही जगह से
दबाव बनाने का क्या ऑब्जेक्ट है ये हर व्यक्ति जानता है। बच्चे जो आवाजाही ट्रांसपोर्टेशन के लिए निजी बसेस में, निजी ऑटो रिक्शा तरीके उसमें अतिरिक्त लोड लेकर, बच्चों को लेकर उनकी जान को खतरे में डाला जा रहा है, तो सरकार को जब मालूम है कि ये सब चीजें, विसंगतियां हर साल सामने आती है और ये सब जून जुलाई में ही चर्चा का विषय बनता है, तो मेरा इसमें स्पष्ट तौर पे मानना है कि सरकार को वार्षिक कैलेंडर इस रूप में बनाना चाहिए। वार्षिक नीतियां जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में से अनाउंस कर दी जानी चाहिए और अनाउंस करके उसकी मॉनिटरिंग करना चाहिए कि इतनी बड़ी व्यवस्था की जो लचरपन है, उस लचरपन से मुक्ति पाई जा सके। चलिए दोबारा आपके पास लौटेंगे सर, एक बार फिर से आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी, स्कूल वाले जो मांग कर रहे हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ये जो फीस बढ़ाई गई थी उसके बाद दबाव बनाया गया, स्कूल आज से दोबारा खुले हैं, लेकिन इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं कि ये जो फीस निरस्त करने के लिए स्कूल वालों की तरफ से कहा जा रहा है, जो मांग प्रशासन के सामने रखी जा रही है? जी, अभी आपने जिनसे प्रश्न पूछा था उन्होंने कहा था कि अक्टूबर नवंबर से ऐसा किया जाना चाहिए। हमारी भी यही मांग है कि अक्टूबर नवंबर से अगर ये किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अभी जो नया एक फीस का पोर्टल आया है वो टेक्निकली ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो हमारी ये मांग थी कि जो पोर्टल है वो ठीक से काम करने लग जाए। हमारे जो अधिकारी हैं जो विभिन्न जिलों में फैले हुए हैं, वो अधिकारी लोगों को इस बारे में जानकारी हो कि इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, विवेचना कैसे करनी है। हमारे जो साथी संचालक हैं, वो साथी संचालक इस बात के बारे में उनको ट्रेनिंग दी जाए कि अगर कहीं उनसे कोई गलती हो रही है तो उसको पूरा किया जाए। अगर ये सारी चीजें नहीं होती हैं तो एक बहुत गलत मैसेज पालकों के पास तक पहुंच रहा है, समाज के पास पहुंच रहा है कि स्कूल संचालक गलत कर रहे हैं। देखिए, स्कूल संचालक गलत नहीं कर रहे हैं। अगर स्कूल संचालक गलत कर रहे होते तो उनकी मान्यताएं नहीं रहती। अगर शासन से मान्यता प्राप्त विद्यालय सभी नियमों का पालन करते हुए काम कर रहे हैं तो वो आगे भी पालन करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आपाधापी में कोई चीज बोल दी जाती है कि नहीं तुरंत करना पड़ेगा, उसमें एक संचालक का 6500 रुपए लिखना था, 65,000 लिख दिया, और वो बहुत बड़ा अपराध जैसा अगर हो गया। इन सब चीजों को सुधारने को लेकर के हमारी मांग थी और उसको लेकर के जिला कलेक्टर मैडम ने भी अच्छे से कहा और शिक्षा मंत्री जी ने भी उसको अच्छे से कहा है। हड़ताल वापस हो गई है, पालकों का इसमें कोई मैटर ही नहीं है। और फीस का जहां तक सवाल उठता है, पालक समझदार है, वो जानते हैं कि किस ब्रैकेट के स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना है, तो इसलिए इसको अलग रूप देने की आवश्यकता नहीं। सम्मानीय पालक सब समझदार। तो चलिए सर, राजीव जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए, राजीव जी का रुख कर लेते हैं। सर, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल का क्या स्तर गिरा है, इसकी वजह से प्राइवेट स्कूलों का ऐसा मौका मिल रहा है? बिल्कुल आपका सही कहना है। सही मायने में प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल, समाज के लिए सुविधा प्रदान करना, सेवा प्रदान करना शिक्षा का मूल उद्देश्य है। शिक्षा के मूल उद्देश्य में सरकारी स्कूल पूरी तरह लचर हो गए। उसका कहीं ना कहीं फायदा प्राइवेट स्कूलों में मिला। प्राइवेट स्कूल सुविधा देने के लिए तो तत्पर है, और सुविधा का जो अनुपात फीस के रूप में आ रहा है वो एक थोड़ा सा परेशान करने वाला है। इसका सिर्फ एक तरीका है कि कहीं पे एनडीटीवी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल में जब कोई सरकार ऐसा नियम बनाए कि सरकारी स्कूल में सरकारी अधिकारियों के बच्चे अनिवार्य रूप से वहां पढ़ने लग जाएं, तो हो सकता है कि ये सब व्यवस्थाएं बहुत सरलता से दूर हो जाएगी। बंद कमरों में बैठ के नियम नीति या बड़े बड़े एसी रूम में बैठकर नियम नीति बनाए जाने लगे, जबकि उसका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। तो जमीनी हकीकत से लेना देना मालूम जब घर तक पड़ेगा, तो सरकारी अधिकारियों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने की अनिवार्यता होना चाहिए, जिससे ये सब स्कूल की व्यवस्था है, जो एक रेशो बिगड़ गया है, जो एक अनुपात इस रूप में आ गया है कि अच्छे पढ़ाने स्कूलों की तरफ जब देखा जाता है तो प्राइवेट स्कूलों के अलावा कोई भी चॉइस पेरेंट्स के पास बचती नहीं है। और जब पेरेंट्स के पास जब चॉइस नहीं होती है तो प्राइवेट स्कूल फिर बड़ी फीस लेकर उनको वो सुविधाओं का, कुछ स्कूल तो अच्छा कर भी रहे हैं, दे भी रहे हैं जो फीस ले रहे, सुविधा दे रहे, पर कुछ स्कूल फीस तो ले पाते हैं पर उस अनुपात में सुविधा नहीं दे पा रहे। ये एक बड़ी चिंता का कारण है।
चलिए राजू जी, दोबारा आपके पास लौटेंगे। कमल जी भी हमारे साथ बने हुए, कमल जी का रुख करते हैं। कमल जी, आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकले? क्योंकि जिस तरीके से अचानक से फीस बढ़ा दी जाती है, जाहिर सी बात है जो पेरेंट्स है इसको लेकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं। फिर उनके पास ये होता है कि हम कहाँ जाकर इसके लिए शिकायत करें, क्या करें? तो आखिर इस पूरी समस्या का समाधान क्या हो सकता है? देखिए, मैं डॉक्टर सभी पैनल में जो सभी मित्र जुड़े उनको सबको नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, मैं डॉक्टर आशीष जी की बात में बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आशीष जी टीवी पे बैठकर गुमराह कर रहे हैं। आशीष जी को ये पता होना चाहिए, आरटीई का जो एक्ट आया था, आपको लेखा और जोखा आपको जिला शिक्षा अधिकारी को देना चाहिए। 2017 और 18 में जो अधिनियम आया और 2020 में जो नियम आया, उसमें आपको जो 10% फीस बढ़ाने का आप जो टीवी पर बैठकर गुमराह करते हैं, जिला प्रशासन भी गुमराह करता है और जिला शिक्षा अधिकारी भी गुमराह करते हैं कि 10% बढ़ाने का, फीस बढ़ाने का इसमें प्रावधान है। बिल्कुल प्रावधान नहीं है। 1% भी आप फीस नहीं बढ़ा सकते। क्यों? कि उसमें क्लियर लिखा है आपको 3 साल का आय, व्यय, लेखा जोखा और जिला शिक्षा अधिकारी से, कोषालय से आपको 1000 से 5000 रुपए की रसीद कटाना होगी। अगर एक उदाहरण दे रहा हूं, आपके पास 100 रुपए हैं और अगर आपने उसमें से 86 रुपए खर्च करे तो एक्ट में लिखा 1% ही आप बढ़ा सकते। अगर आपने 100 में से 90 रुपए खर्च किए हैं, आपका जो बजट है, तो आप 5% बढ़ा सकते हैं। तो ये पूरे प्रदेश और के अंदर ये गुमराह किया जा रहा है कि 10% बढ़ाने का फीस है। टर्म्स और कंडीशंस लागू है, धारा 3, धारा 9, धारा 6 फीस नियम 2020 के नियम के अनुसार। तो आशीष जी, जो आप बोल रहे हैं अभिभावक, शिक्षा माफिया मध्य प्रदेश में जिस तरह से पिछले 10 वर्षों से अभिभावकों को लूट रहा है, अभिभावकों को टीसी देने में पैसा चाहिए। आज 25 लाख बच्चे शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं। 10 साल में 50 लाख स्कूल से वंचित। सिर्फ ये गोरख धंधा और शिक्षा का व्यवसाय मध्य प्रदेश के शिक्षा माफिया ने चला रखा है। और एक और डॉक्टर आशीष जी से मेरा प्रश्न है, आपने कहा हड़ताल करेंगे, आपका अधिकार हड़ताल करने का 1% भी नहीं है, क्योंकि अभिभावक आपको फीस देता है। आप एक सेकंड स्कूल बंद नहीं कर सकते। आप कोई राजनीतिक दल नहीं है, आप शिक्षा के मंदिर चला रहे, जिसके ब्याप में आपको फीस दी जाती है, और फीस दी है तो आप स्कूल 10 मिनट भी बंद नहीं कर सकते डॉक्टर आशीष जी। और रहा सवाल, आप शिक्षा की बात करते, जिस तरह से आज लूटामारी कर रही है स्कूलों ने, लेकिन आज अगर आप इतने ईमानदार होते। चलिए कमल जी, आप जो सवाल कर रहे हैं आशीष जी से उसका जवाब मिलेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक सोहेल जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका जल्दी से जवाब ले ले, माफ कीजिएगा, उनका सवाल ले लेते हैं, या वो क्या कुछ राय रखना चाह रहे हैं उन्हें सुन लेते हैं। सोहेल जी, क्या कुछ राय आपकी इसको लेकर? हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका सवाल अगर कुछ हो तो पूछे, या आप कोई राय रखना चाहते हो इस मुद्दे पर? मेरा सवाल ये है मैम, स्कूल में धर्म से रिलेटेड चीजें क्यों होती हैं, जैसे कि पूजा? मैम, मतलब स्कूल में बच्चों को पढ़ाई कराई जाए, बट वहां पर मतलब कोई से भी जाति के हों। सोहेल जी, अपना सवाल जरा दोबारा दोहराएंगे, आपके सवाल में समझ नहीं पाई। मैम, मेरा ये सवाल है कि वहाँ पर बच्चों को प्रेयर कराई जाए, बट वहाँ पर मतलब धर्म से रिलेटेड पूजा करवा। चलिए, तो आपका जो सवाल है, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे हम जरूर इस बारे में पूछेंगे, क्योंकि आपका जो सवाल था हमारे मेहमानों ने भी सुना है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल यहाँ पर पूछने के लिए सोहेल जी। तो चलिए, फिलहाल हमारे मेहमानों का एक बार फिर से जल्दी से रुक कर लेते हैं। मुझे लगता है कि जो हमारे साथ दर्शक जुड़े थे उनका जो सवाल था उसका जवाब आशीष जी बेहतर तरीके से दे पाएंगे। आशीष जी। आशीष जी, आप जरा अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आशीष जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। आवाज आप तक पहुंच रही है। हाँ। मैं कमल जी को बोलना चाहूंगा कि कमल जी, आपको भी और पूरे सम्मानीय जितने भी पालकगण हैं उनके पास तक नियमों की जानकारी प्रॉपर तरीके से अगर हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपके मन से भी ये भ्रम दूर हो जाएगा। और मैं यहाँ पर अगर कुछ भी कह रहा हूँ तो मैं एक नेशनल टीवी पर सबके सामने बात कह रहा हूँ। जो अधिकार है जस्टिस फॉर ऑल सबके लिए है, और सभी लोग स्कूल मान्यता प्राप्त है, शासन का अंग है, शासन के नियमों के हिसाब से चलने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि हमारे और आपके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेद है, बिल्कुल नहीं है।
साथ में लेके चलेंगे, आपके बच्चों को हम पढ़ाएंगे, उनके भविष्य का निर्माण हम करेंगे। हमारे जो खर्चे चूंकि शासन नहीं देता है, आप अभिभावकों लोगों के पॉकेट से ही वो पैसा आता है, तो इसलिए आपका हमारा समन्वय होना बहुत आवश्यक है। उसको आगे स्थापित करते हुए बहुत अच्छे से आगे लेकर चलेंगे। आशीष जी, बहुत छोटा सा सवाल था, ये जो ताला लगा दिया गया था, ताला लगाना कितना सही है, इस पर मैं आपका कमेंट जरूर जानना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता भी चाहूंगा कि देखिए, हम लोग लगातार अधिकारियों से इस बात के लिए बात कर रहे थे। हम प्रदेश में भी बात कर रहे थे, हम जिले में भी बात कर रहे थे, लेकिन चूंकि वो विवेचना जो है वो कुछ गलत तरीके से की जा रही थी, इसको लेकर के हमने यह मांग उठाई थी कि साहब, हम लोग ऐसा क्या गलत कर रहे हैं जिसके लिए हमें इतना बड़ा तोहमत उठाया जा रहा है। अब ये एक नकारात्मक शब्द कमल जी ने हमारे ऊपर जड़ दिया, कोई एक शब्द के साथ में हमारी शिक्षा के साथ एक नकारात्मक शब्द जोड़ दिया, जिसका मैं उच्चारण भी नहीं करना चाहूंगा। अब हम लोग को ऐसे शब्द सुनने पड़ रहे हैं, कितनी गलत बात है। शिक्षा का मंदिर 1000 साल पहले भी पवित्र था, आज भी पवित्र है और 1000 साल बाद भी उतना ही पवित्र रहेगा। यह बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए हर व्यक्ति स्वयं स्कूल गया है, तभी वो इतना समझदार हो पाया है। आपके बच्चे को भी अधिकार है वो अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे। राजीव जी ने भी कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के कारण ही अधिकारी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और वो कुछ सुझाव भी दे रहे हैं, मैं उसका भी स्वागत करता हूँ। लेकिन जो गुणवत्ता है वो स्थापित है, उस स्थापित गुणवत्ता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य कृपया ना करें। आशीष जी, आपने जो कहा, आपने कमल जी के सवाल का जो जवाब दिया और आपने अब जो कहा उस पर कमल जी की भी प्रतिक्रिया जान लेते कि कमल जी इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए आशीष जी, और हम लोग उनने कहा है कि हम स्कूल चला रहे हैं और हम लोग अभिभावक हैं, बिल्कुल हम एक सपोर्ट। लेकिन मैं आशीष जी से प्रश्न करना चाहता हूं, आशीष जी, अगर फीस रेगुलेशन एक्ट बना है उसके तहत आप लोगों को स्कूल चलाने में कोई प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, राज्य सरकार ने आपको 8 जून का कहा कि आप पोर्टल पर अपना बढ़ोलिए 34,000 में से, जो फिर बढ़ाकर उसको डेट कर दी 24 जून तक। आप 24 जून तक आज 34,000 में से लगभग 16,000 स्कूलों ने पोर्टल पर, और आपने कहा पोर्टल में आपने क्या संबंधित अधिकारी को कोई जानकारी दी या लिखित में कोई सूचना दी कि पोर्टल नहीं चल रहा? इसमें सरकार फेलियर है। और दूसरी तरफ अगर मैं जाऊंगा, सरकार अगर एक्ट के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी तो हम सरकार के इस कार्य को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर जिस तरह से शिक्षा का मंदिर नाम लेकर और जिस तरह से शिक्षा का जो व्यापार किया जा रहा है वो गलत है। शिक्षा देना एक बच्चे के लिए मौलिक अधिकार है, लेकिन उस तरह से शिक्षा नहीं दी जा रही है, टोटल व्यवसाय। और आशीष जी ने कहा कि कमल जी ने एक्ट नहीं पढ़ा, तो मैं आशीष जी को ध्यान दिलाता हूं, आशीष जी, इस एक्ट बनवाने के लिए हम लोगों ने 7 साल संघर्ष किया है, 2.5 साल हमने कोर्ट में संघर्ष किया है, तब जाकर ये फीस रेगुलेशन एक्ट बना है। और 2018 से लेकर आज लगभग 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 यानी कि 8 साल निकलने के बाद भी आज दिनांक तक आपके लेखा और जोखा जिला शिक्षा अधिकारी के पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप शिक्षा की आड़ में और एक व्यवसाय कर रहे हैं और टीवी पे बोले हम सबका समन्वय बिल्कुल होना चाहिए। अभिभावक आपके स्कूलों में क्या पीटीए का गठन है? नहीं है। आप कोई भी फीस, आप एक बात बताइए, जो वे नियम और एक्ट बने हुए आरटी एक्ट है, अगर कोई भी स्कूल संचालक स्कूल खोलता है तो जिला शिक्षा अधिकारी या उसके प्रतिनिधि मंडल को आपकी जो कार्य समिति है 10 लोगों की, 8 लोगों की सामाजिक समिति, उसमें उसका प्रतिनिधित्व रहता है और एक एक निर्णय उसके बिना आप निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन आशीष जी, आप बताइए कि आपकी समिति में क्या जिला शिक्षा अधिकारी या उनके प्रतिनिधि हैं आपकी कार्य समिति के मंडल में जो आपसे, तो कहीं ना कहीं सवाल चलिए कमल जी बता रहे हैं कि क्या कुछ खामियां है, किन चीजों में सुधार की जरूरत है। आशीष जी ने भी इसे सुना और अब राजीव जी के पास हम चलते हैं। राजीव जी, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो सरकार से सुविधाएं लेकर जो प्राइवेट स्कूल है वो अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं, आखिर क्यों? जिम्मेदारी भूलते हैं, पर एक बड़ा अच्छा सा चीज है, कहीं ना कहीं इस लेकुने को दूर करना पड़ेगा। सरकार से सुविधाएं लेते हैं, सरकार उसकी मॉनिटरिंग करती है, मान्यता देती है, उस समय जो अधिकारी इंस्पेक्शन पे जाते हैं तो इंस्पेक्शन पर जाने के बाद क्या कारण है कि वो लेकुना दिख नहीं पाता, उन पर रोक नहीं लग पाती, इस पर एक बहुत गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। जब हर साल इंस्पेक्शन होता है, अब कोई भी चीज के बदलाव का अगर नियम में परिवर्तन होता है तो उसका इंस्पेक्शन होता है, निरीक्षण होता है, और निरीक्षण में जो कमियां पाई जाती उसके बाद सरकार को मान्यता देने या न देने का
अधिकार होता है, पर क्या कारण है कि सुविधाएं न होने के बावजूद, नियमों की अवहेलना होने के बावजूद भी मान्यता प्रदान कर दी जाती है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न लगातार देखने में आता है। ये जो कमियां हैं, ये जो लगातार बातें हो रही है, उन बातों के मूल में यही सब चीजें कि मॉनिटरिंग के बाद भी वो सब चीजें हो जाती है जो नहीं होना चाहिए। ये कोई भी समस्या एक दिन की उठी हुई नहीं है। पिछले कई 25 वर्षों से मैं लगातार ये सब चीजें सुन रहा हूँ। हर बार उस पर डिबेट होती है, लेकिन उसका कोई ठोस हल नहीं मिल पाता है। और एक और चीज, अभी आशीष जी ने एक बात बोली है, मैं उस बात को, उस वर्ड का थोड़ा सा विरोध दर्ज करना चाहता हूँ। आशीष जी, आपने शिक्षा में प्रॉफिट की बात की है, तो मैं थोड़ा सा इसका विरोधी हूँ कि प्रॉफिट का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा में प्रॉफिट और लॉस की बात होती है व्यवसाय में। शिक्षा एक सेवा है। सेवा में हम जब भी कभी हमारे खर्चे और जो हमारी इनकम है, जिसको हम उसको जब दोनों रेवेन्यू जिसको बोलते हैं, हम दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो सरप्लस या लॉस का डेफिसिट के रूप में सामने आता है। प्रॉफिट शब्द का प्रयोग कम से कम हमको नहीं करना चाहिए, तो प्रॉफिट का इससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, राजीव जी ने जो कहा शिक्षा को लेकर, हम यही कहते हैं कि शिक्षा एक मंदिर है और अगर आप प्रॉफिट लॉस पर जाते हैं तो फिर ये तो बिजनेस वाली बात हो गई। और ज़रूरी ये है कि ये जो पूरा मुद्दा चल रहा है, इसमें जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदारी ले और इसको लेकर मिलकर काम करें, ताकि जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए।